नमस्कार मित्रों, पुनीत एस्ट्रोलॉजी हिंदी के अगले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ हैं एक मेरे बहुत खास मित्र और एक बहुत निपुण और एक्सपीरियंस ज्योतिषी वेद व्यासकोव एस्ट्रोलॉजी से। वेद, बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद पुनीत। तो और धन्यवाद सारे श्रोतागण। आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, और क्या आप उस टॉपिक के बारे में क्या बताना चाहोगे अपने दर्शकों से? हाँ, तो दर्शकों को ज़रूर मैं बताना चाहूँगा कि मैं और वेद अक्सर कुछ ना कुछ टॉपिक पे हमारी बात होती रहती है, और इस टॉपिक पे भी हमारा काफ़ी दिनों से डिस्कशन भी चल रहा था। तो हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं इस पे एक वीडियो आपको भी बताया जाए। एक वर्ड बड़ा सुनने में आता है, पॉपुलर है, काफ़ी लोगों में चर्चित शब्द है अंग्रेजी का, एफ्लिक्शन। बहुत बोलते हैं आपका बृहस्पति एफ्लिक्टेड है, आपका ये एफ्लिक्टेड है, आपका वो हाउस एफ्लिक्टेड है, आप एफ्लिक्टेड प्लैनेट की महादशा में हो। तो मैंने बोला भाई, ये एफ्लिक्शन किस बीमारी का नाम है, क्या है इसमें एफ्लिक्शन? तो हम ज्योतिषियों को तो पता होता है कि एफ्लिक्शन क्या होता है, पर आम जनता को, यूजर्स को नहीं पता होता, और जो ज्योतिष विद्या को अभी सीख रहे हैं उन्हें नहीं पता कि एफ्लिक्शन वर्ड एक्चुअली होता क्या है, वो उसको कैसे हमको समझना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कुंडली में कोई एफ्लिक्टेड ग्रह है। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि एफ्लिक्शन जो शब्द है अंग्रेजी का, वो ज्योतिषी में क्या मायने रखता है, और इसीलिए खास वेद व्यासकोव हमें इस बारे में बताएंगे कि एफ्लिक्शन क्या होता है। ओके, तो हम देखते हैं कि अफ्लिक्शन या फिर इसका हिंदी वर्ड पर्टिकुलरली क्या हो सकता है पुनीत? कुपित हो जाना। कुपित कुपित नहीं कुपित होगा, नहीं होगा, दुष्ट नहीं एक्चुअली, जिसको बोलते हैं ना डिस्ट्रॉय, रिस्ट, पता नहीं। ओके, हम अफ्लिक्शन वर्ड ही यूज करेंगे। हाँ, हमारी इस पे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, affliction हमारी का इस पे हिंदी क्या होगा। वोकैबुलरी थोड़ी लिमिटेड है, क्योंकि मैं आपको जरूर बताऊंगा दर्शकों की हिंदी की वोकैबुलरी और इंग्लिश की वोकैबुलरी ज्योतिष में काफी डिफरेंट है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अस्त ग्रह, हम कुंडली में जब किसी ग्रह को सूर्य के सर्टेन अंश के पास आते हैं तो कहते हैं कि वो ग्रह अस्त हो गया, लेकिन इंग्लिश में उसे कंबस्ट बोलते हैं। अच्छा, कंबस्ट मतलब जल जाना, भस्म हो जाना, पर अस्त का मतलब होता है सेट, यानी वो हराइजन के नीचे चला गया, पीछे छिप जाना, पीछे छिप जाना। जैसे होता है सनसेट हो जाना, तो सूर्यास्त हो जाना। हम नहीं बोलते कि सूर्य का भस्म हो जाना, पर अंग्रेजी में उसे बोलते कंबस्ट हो गया। कंबस्ट का मतलब जल गया। सो अर्थ ही डिफरेंट है दोनों का, शब्दों का लिटरल मीनिंग। तो हमें लिटरल मीनिंग के पास थोड़ा आना पड़ेगा। हम जरूर और मैं थोड़ा टॉपिक से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, बिल्कुल, लेकिन ये अस्त शब्द ही बहुत ज्यादा उचित है कंपेयर टू कंबस्ट, बिकॉज अगर हम फिजिकल फिनोमेना देखते हैं कि कंबशन में होता क्या है, तो प्लैनेट या ग्रह सूर्य के पीछे चला जाता है। यस, वो गायब हो जाता, दृष्टि से ओझल हो जाता है वो। ठीक है, तो उसकी रोशनी की वजह से दिख नहीं पाता, लेकिन असलियत में वो सूर्य के पीछे चला जाता है, और अर्थ का और हमारे बीच का और उस प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो प्लैनेट का इफेक्ट कम हो जाता है, हमें विजन में नहीं आता वो ग्रह। असलियत में वो जलता नहीं है, अस्त नहीं होता, भस्मीभूत नहीं होता। तो ये डिफरेंस है हिंदी और इंग्लिश में। तो जब भी आप जो ज्योतिष को देखने वाले हैं, ज्योतिष सीखने वाले, ये जरूर ध्यान रखें कि आप इंग्लिश का वर्ड अगर यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उसका एक्चुअल हिंदी ट्रांसलेशन वही होगा। एग्जाम्पल एक और देता हूँ, वक्री और रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड मतलब उल्टा चलना, लेकिन वक्री का मतलब होता है टेढ़ा चलना। तो उल्टा और टेढ़े में जमीन आसमान का अंतर है। तो आपको हिंदी से समझना पड़ेगा, संस्कृत वर्ड शब्दों से समझना पड़ेगा। अफ्लिक्शन एक बहुत ही कॉमन यूज्ड वर्ड है। एफ्लिक्शन तब यूज होता है जब कोई ग्रह किसी, जिसको बोलते हैं ना, कुदृष्टि में आ जाना या बुरी संगत में फंस जाना। तो वेद, आपका क्या कहना है इस बारे में? हम एफ्लिक्शन यूज करेंगे वर्ड को। हाँ, हम अफ्लिक्शन यूज करते हैं, और अफ्लिक्शन के अलग अलग डेफिनेशन हो सकते हैं और अलग अलग वेराइटीज या टाइप्स हो सकते हैं। हम पहले बताते हैं कि अफ्लिक्शन होता क्या है। तो जब कोई ग्रह अपने मोस्टली एनिमी ग्रह के साथ आता है, या फिर अपनी एनिमी साइन में आता है, या फिर ऐसे भाव में आता है जहां पे वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाता, तो आइदर वो ग्रह अफ्लिक्ट होता है या किसी और को अफ्लिक्ट करता है, या फिर साइन को अफ्लिक्ट करता है, या फिर उस भाव को अफ्लिक्ट करता है। तो अफ्लिक्शन में बेसिकली होता यह है कि हमें पता है कि ज्योतिष के हिसाब से कि हर प्लैनेट, साइन और भाव का
कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है जिसे हम सिग्निफिकेशन कहते हैं। कुछ अच्छा सिग्निफिकेशन हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है, कुछ न्यूट्रल हो सकता है, जिसे हम गुड बैड अगली की डेफिनेशन में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। करेक्ट। तो जब कोई ग्रह या भाव या कोई साइन जब अफ्लिक्ट होती है तो उसकी अच्छी जो सिग्निफिकेशन होती है वो बहुत हद तक सप्रेस हो जाती है, और जो बुरी जो सिग्निफिकेशन होती है वो ज्यादा एनहेंस हो जाती है। तो अफ्लिक्शन से कुप्रभाव ज्यादा बढ़ जाता गिरता है, है। बढ़ दर्शकों जाता को है। ज़रूर बताना चाहूँगा कि कोई भी ग्रह चाहे वो किसी भी अच्छे या बुरी सिचुएशन में हो, उसके दोनों पहलू होते हैं। उसके अच्छे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, उसके बुरे एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक उच्च का ग्रह तो आपको हमेशा अच्छा ही फल देगा। उसने अपने बुरे प्रभाव भी देने हैं, पर देखना ये होता है कि वेटेज किसका है, अच्छे प्रभाव का वेटेज ज़्यादा है कि बुरे। तो अफ्लिक्शन में अगर वो ग्रह सो कॉल्ड अफ्लिक्टेड हो गया, तो वो अच्छा होने के बावजूद उसके जो गुण हैं वो दब जाते हैं, और उसके जो अवगुण होते हैं वो प्रदर्शित होने लगते हैं। तो वही ग्रह कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में होने के बावजूद हमें उसका बुरा रिजल्ट जल्द पहले दिखता है, और शायद अच्छा रिजल्ट बाद में दिखेगा या नहीं दिखेगा, वो डिपेंड करता है। तो वैसे ही हम देखे जाए तो अफ्लिक्शन एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, which could be a kind of we can say that complex phenomenon। ठीक है, जैसे कोई एक ग्रह अपने से अच्छी साइन में है लेकिन वो बुरे भाव में बैठा है, या फिर बुरे प्लैनेट्स के साथ बैठ गया है। जैसे सूर्य शनि बैठ गए तो आपस में वो एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे। सूर्य राहु बैठ गया तो सूर्य भले ही फिर वो अपनी उच्चतम राशि में बैठ जाए या फिर अपने स्वग्रही राशि में बैठ जाए, फिर भी उस ग्रह को, सूर्य को राहु अफेक्ट करेगा। तो ऐसे कुछ ग्रह साइन के हिसाब से कंपैटिबल होते हैं। ठीक है, जैसे राहु सूर्य की राशि में या फिर चंद्र की राशि में या फिर कहेंगे कि गुरु की राशि में बुरे रिजल्ट देगा, उन राशियों को वो अफ्लिक्ट करेगा। ठीक है, तो वैसे ही हर एक ग्रह कुछ ना कुछ राशियों को, कुछ ना कुछ भावों को अफ्लिक्ट करता है। तो उस हिसाब से हमको इन्हें एनालाइज करना चाहिए। अफ्लिक्शन सिर्फ एक एनालाइज करने की दृष्टि है। लाइक अगर हमको ये बहुत ही ज्योतिष के बहुत बेसिक फंडामेंटल्स पे आधारित है, अगर हमको वो चीज एनालाइज करना आ गई तो हम कोई भी लेवल का प्रेडिक्शन बहुत बेसिक एस्ट्रोलॉजी से दे सकते हैं। एटलीस्ट हम ये बता सकते हैं कि ग्रह आपके फेवर में काम कर रहा है कि नहीं। और सबसे खास बात क्या आती है, अगर आप उसकी महादशा अंतरदशा में हो और किसी चीज का टाइमलाइन का वेट कर रहे हो, तो सबसे पहले देखना पड़ता है कि हो सकता है वो ग्रह नवांश में अच्छा हो, हर जगह अच्छा हो, लेकिन कहीं एफ्लिक्टेड तो नहीं, कहीं नवांश में तो एफ्लिक्टेड नहीं, कहीं ऐसी सिचुएशन में तो नहीं फंसा जैसे सूर्य शनि है। कोई बोल दिया कि भाई सूर्य आपका उच्च का है, लेकिन शनि उसके साथ बैठे हैं तो शनि नीचस्थ हो गए। अब शनि और सूर्य में नीच भंग अगर होता है तो वो नीच भंग मानेंगे कि अफ्लिक्शन मानेंगे? ये भी एक विचित्र विडंबना आ जाती है। विचित्र विडंबना है, क्योंकि यहाँ पे फिर देखना पड़ेगा, नीच भंग कभी भी वो ग्रह नहीं करेगा जो दुश्मन है। भाई दुश्मन नीच भंग क्यों करेगा? हाँ, दुश्मन होगा तो वो और परेशान करेगा, उनके बीच में युद्ध और बढ़ जाएगा। हाँ। तो हमें ये सब जो रूल्स होते हैं इतनी आसान नहीं होते अप्लाई करने, इसके बहुत सारी लेयर्स होती हैं। सिखाने के लिए हमें जनरली समझा दिया जाता है, लेकिन जब हम अप्लाई करते हैं, और अगर आप अपनी कुंडली में इस वक्त आप अपनी कुंडली खोल के बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि आपकी कुंडली में अगर कोई ऐसा ग्रह है, डरने वाली बात नहीं होती। अफ्लिक्शन में डरना कुछ नहीं होता, तो समझना पड़ता है कि अच्छा मेरा ये ग्रह अफ्लिक्टेड है और किन कारणों से अफ्लिक्टेड है। अब कई बार हो सकता है कि आपका 8th लॉर्ड उसको अफ्लिक्ट कर रहा हो। यस। अब 8th लॉर्ड माना वो चंद्रमा, अब धनु राशि धनु लगन के जातक हैं तो अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा हो गया, तो अब क्या कहेंगे कि चंद्रमा जहां बैठेंगे वो अफ्लिक्ट करेंगे? ऐसी बात भी नहीं है, इसके भी कई केसेस हैं। आपका क्या कहना है, ऐसे केसेस में को कैसे डील किया जाए? देखो, बात यह है कि चंद्रमा अफेक्ट कर सकता है, लेकिन चंद्रमा ऐसा प्लैनेट है जो दूसरों की नेगेटिव एनर्जीज को ज्यादा एब्सॉर्ब करता है। ठीक है, तो खुद को अफ्लिक्ट करेगा इंसान। हाँ, खुद को अफेक्ट करेगा। और चंद्रमा 8th लॉर्ड है उस केस में, यानी चंद्रमा की खुद की बहुत सारी नेगेटिव क्वालिटीज भी होती है। जैसे चंद्रमा डिप्रेशन में डाल सकता है, बिकॉज वो हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो अफेक्ट हो गया, शनि से अफेक्ट हो गया या फिर राहु या केतु से अफेक्ट हो गया, तो मेंटल इश्यूज बहुत ज्यादा दे सकता है। हाँ, उन सारे केसेस में। इसका मतलब ये नहीं कि देगा, ये है कि दे सकता है। हाँ, उसपे देखो, अफ्लिक्शन में जब हम क्वालिटी एनालिसिस करते हैं तो हमको बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स भी देखने पड़ते हैं। जैसे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको अफ्लिक्टेड ग्रह का डिस्पोजिटर भी देखना है।
डिस्पोजिटर अगर स्ट्रांग है, डिस्पोजिटर बोले तो ग्रह जिस राशि में बैठा उस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है। हाँ, जैसे चंद्रमा मान लो अष्टम चंद्रमा अष्टमेश होके वो बैठ गया है, सपोज बुध की राशि में बैठ गया है जहाँ पे वो उसका एनिमी प्लेनेट है, वर्गो साइन में बैठ गया, कन्या राशि में बैठ गया, तो वहाँ पे हम बुध को देखेंगे। अगर बुध खुद मजबूत है तो इतना अफ्लिक्शन नहीं होने देगा। हाँ। अगर बुध कमजोर है तो उस चीज की कोई सीमा नहीं रहेगी, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, बुध हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। जब हमारा मन विचलित होता है तो हमारी बुद्धि उस चीज को कंट्रोल कर सकती है। हाँ, इस केस में मन और बुद्धि दोनों विचलित हो जाएंगे। हाँ, तो वहां पे हो सकता है कि इंसान का माइंड जो है वो मन जो भावनाएं बहेंगी लेकिन बुद्धि बोलेगी चुप रहो मत दिखाओ, ना इंटेलेक्ट काम करेगी यहाँ पे। पर मेरे को एक और ऐसा केस दिख रहा है कि जैसे सपोज कोई सॉफ्ट प्लैनेट है, जैसे कोई आपका पंचमेश है। हाँ। सपोज पंचमेश आपका मीन राशि है, आपका वृश्चिक लगन है और आपका मीन राशि आपके पंचम भाव में पड़ती है। तो बृहस्पति आपके लिए बहुत बड़े योग कारक हो जाएंगे, द्वितीय और पंचम भाव के स्वामी। अब वो बृहस्पति अगर अष्टम में बैठ जाएं, राहु शनि के साथ बैठ जाएं या केतु के साथ बैठ जाएं, और फिर उस पे राहु शनि केतु या कुपित मंगल की अष्टम दृष्टि पड़ जाए तो पूर्ण एफ्लिक्शन हो जाएगा। उस पे बाद वेद आपा क्या कहना है कि इसमें नक्षत्र का रोल कितना है? क्योंकि कई बार देखा गया कि राहु के नक्षत्र में सूर्य अगर बैठ जाए, जैसे सूर्य आद्रा नक्षत्र में बैठ जाए तो राहु की प्रॉपर्टीज तो इंस्टॉल करेंगे उसमें। देखो, नक्षत्र वाला पार्ट एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं इसी चीज पे सोच रहा था। एक्चुअली मैं कुछ पढ़ रहा था, उसमें नहीं आया था कि इफ दिस नक्षत्र इज अफ्लिक्टेड then it will give these kinds of result, and if it is not afflicted then this is, तो उसमें कंडीशनल था। उसी बात से मुझे ये टॉपिक आया कि इस टॉपिक पे हमको बोलना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। हमको राशियों का और ग्रहों का अफ्लिक्शन समझ में आ जाता है, नक्षत्र का अफ्लिक्शन समझना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर मुझसे पूछे तो पर्सनली देखा जाए तो नक्षत्र का अफ्लिक्शन ऐसे नॉर्मली दृष्टि से या ऐसे चीजों से नहीं होता, अनलेस कि उन नक्षत्र में एनिमी ग्रह बैठे हो। ओके, जैसे जब हम नक्षत्र की बात करते हैं, नक्षत्र के स्वामियों की बात करते हैं, तो फॉर अ जनरलाइजेशन पर्पस हम विंशोत्तरी दशा के सिस्टम को फॉलो करेंगे। वैसे नक्षत्र के कोई स्वामी नहीं होते, ग्रह वाले स्वामी नहीं होते, वो विंशोत्तरी स्कीम नहीं होते। क्योंकि अगर हम काल चक्र दशा यूज करें या फिर योगिनी दशा यूज करें, चर दशा भी यूज करें तो ग्रह स्वामी नहीं है। चर दशा राशि दशा है, तो उसमें राशि स्वामी आएगी नहीं। हाँ, ठीक है, हम नक्षत्र दशा की बात कर रहे हैं, तो उसमें नहीं, काल चक्र दशा में यानी नक्षत्र का कोई ग्रह स्वामी होता ही नहीं है। तो वैसे ही हम अगर ये चीजें देखें तो नक्षत्रों में अफ्लिक्शन कैसे आता है, दैट डिपेंड्स ऑन, उसके लिए हमको देखना पड़ता है सर्वतोभद्र चक्र। अगर हम सर्वतोभद्र चक्र देखें तो उसमें वेदा आता है, तो उसमें हम नक्षत्र के एस्पेक्ट देखते हैं। इफ एक नक्षत्र दूसरे नक्षत्र के ऊपर दृष्टि कर रहा है और वो एनिमी नक्षत्र है, उसमें एनिमी प्लेनेट है, तो उस हिसाब से उसका अफ्लिक्शन होगा। नॉर्मल सेंस में उसका ऐसे अफ्लिक्शन नहीं होगा कि दृष्टि के हिसाब से हम ये बोलेंगे। लेकिन मान लो कि कोई ऐसा प्लैनेट है जो उस नक्षत्र में कंफर्टेबल नहीं है। सपोज बताऊं मैं कि शनि बैठा है सूर्य की राशि में, सिंह राशि में, और उसमें भी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में। ठीक है, सूर्य की राशि भी, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र भी शनि के लिए अच्छी नहीं है। शनि देखा जाए तो शनि सर्वेंट्स का कारक है, और सूर्य की राशि बहुत ही डोमिनेंट साइन है। ओके, उसमें उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र जो होता है वो ऐसा नक्षत्र है जो हमको बहुत उम्दा विचार क्षमता या फिर परामर्श का विवेक देता है। ओके, उत्तर फाल्गुनी behaves like that kind of person who is very intellect and very humble and very generous kind of, who can guide others or motivate others in that way। उसमें अगर शनि बैठे तो शनि उन लोगों को उन साइंस को अफ्लिक्ट करेगा और उसमें हमारे विवेक का हनन बहुत हद तक करेगा।
तो गाइडिंग से ज्यादा होगा कि वो मिस गाइडिंग ज्यादा करेगा। के पाथ की तरफ ज्यादा लेके जाएंगे। उसमें फिर ऐसा भी हो सकता है कि नक्षत्र की प्रॉपर्टी को भी लेना, मतलब वो नेगेटिव प्रॉपर्टी, अब वो मित्र बनाता है तो यहाँ मित्र हो जाएगा कि हर इंसान अपने दोस्तों के प्रति ऑब्लिगेशन में फंस जाएगा। हाँ हाँ वो मित्र कुछ बोलेगा, उसको लगेगा कि नहीं नहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती, तो अननेसेसरीली कार्य करने स्टार्ट कर देगा वो। हाँ ऑब्वियसली बात है, आप अननेसेसरी करोगे तो वो आपको बैकफायर करेगा ही करेगा। ठीक है। उसमें फिर एक और बात कह सकते हैं कि जैसे हम नक्षत्र और राशि को अगर मिलाते हैं तो कोई पर्टिकुलर प्लेनेट किसी एक साइन में अफ्लिक्टेड हो सकता है, साइन को अफ्लिक्ट कर सकता है, लेकिन उस पर्टिकुलर साइन में पढ़ने वाले एक किसी पर्टिकुलर नक्षत्र को अफ्लिक्ट नहीं कर सकता। ऐसा भी रिजल्ट आया उस पर्टिकुलर जोन में हो। चलिए, वो तो एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है, हम लोग उस पर डिटेल वीडियो बनाते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि आप कोई भी कुंडली में जो सिंपल जो ग्रह हैं, अगर किसी भाव या राशि में बैठे हैं तो कैसे पता लगाएं कि वो एफ्लिक्टेड है? कुछ रूल्स हैं, कुछ टाइप के एफ्लिक्शंस आप बता सकते हैं? हाँ, उसके कुछ थंब रूल्स देखें तो पहले हम देखते हैं कि उसमें 3-4 टाइप के एफ्लिक्शंस होते हैं। पहले हम देखें कि ग्रह से ग्रह का एफ्लिक्शन क्या है। करेक्ट। ठीक है। अगर ग्रह अपने नेचुरल एनिमी प्लेनेट के साथ बैठा है, ठीक है, और उसमें वो डोमिनेंट पोजीशन में है अफ्लिक्टिंग प्लेनेट, तो वो उस साइन को भी अफ्लिक्ट करेगा, उस ग्रह को भी अफ्लिक्ट करेगा। जैसे मान लो कि शनि एरीज साइन में बैठ गया है, ठीक है, और उसका एनिमी प्लेनेट हो गया मार्स हो गया, गुरु हो गया, गुरु नहीं हुआ, गुरु तो सम है, मार्स, ठीक है, लेकिन सूर्य के साथ भी हो गया, एरीज में बैठ गया। अब एरीज में सूर्य बहुत मजबूत है, लेकिन शनि तो भी वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है, तो वो ओवरऑल उस साइन को भी ज्यादा अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो एरीज के अब इसमें फिर हम देखेंगे कि सूर्य और शनि में क्या मजबूत है, फिर हम इसमें नवांशा की तरफ जाएंगे कि नवांशा में कौन ज्यादा मजबूत हो रहा है, कौन ज्यादा मजबूत हो रहा है, और मंगल की स्थिति क्या है कुंडली में। अगर मंगल मजबूत है तो सूर्य को बल देगा, अगर मंगल कमजोर है तो शनि को ज्यादा बल देगा। हाँ। तो सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। और एक बात हमको ध्यान देने जरूरी है कि अगर कोई ग्रह अपनी उच्च की राशि में है तो जरूरी नहीं कि पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा, वो स्ट्रांग हो सकता है किसी साइन में, लेकिन जरूरी नहीं कि पॉजिटिव रिजल्ट ही देता हो। स्ट्रांगली नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, स्ट्रांगली नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। वो चीज देखने के बहुत अलग अलग फैक्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन मोटा मोटी ये बात है कि ग्रह अपने स्वाभाविक एनिमी प्लैनेट के साथ बैठे हो तो अफेक्ट करेंगे। जैसे चंद्र और बुध हो गया, या फिर गुरु और बुध हो गया, वो अगर गुरु की राशि में है तो गुरु उसको कंट्रोल करेगा, लेकिन अगर बुध की राशि में आ गया तो गुरु बुध जैसा बिहेव करेगा। अच्छा, हाँ, ओके, ठीक है, तो वो गुरु को उल्टा अफेक्ट करेगा। वैसे देखा जाए तो शनि और चंद्र में मोस्टली शनि चंद्र को अफेक्ट करता है, लेकिन कभी कभी चंद्र भी शनि को कंट्रोल कर सकता है अगर चंद्र स्ट्रांग है राशि में। तो जैसे अगर आप बोलो तो कर्क राशि, शनि जल तत्व की राशि में चला जाएगा, कर्क में, या फिर ऋषभ राशि में। मीन राशि में भी शनि वीक हो जाते हैं। मीन राशि में शनि वीक होता है। शनि का कारकत्व अलग हो जाता है, वो सेवा, दास्य भाव और मोक्ष और इसकी तरफ चला जाते हैं। तो भी देखा जाए तो यानी स्कॉर्पियो में यानी वृश्चिक राशि में और मीन राशि में शनि इतना कमजोर नहीं होगा, क्योंकि काल पुरुष के हिसाब से शनि मोर और लेस इन दोनों भावों का कारक भी है, तो कुछ लिहाज से इतना वीक नहीं है। लेकिन कर्क राशि में हो सकता है। हाँ, लेकिन मान लो शनि अगर लग्न में जाके बैठ गया तो वो लग्न को अफेक्ट करेगा, वो पर्सनालिटी को अफेक्ट करेगा, एक हैवी पर्सनालिटी देगा। और बहुत सारे नहीं, पर ऐसे केस में अगर शनि स्वग्रही ही हो जाए तो, जैसे मानिए कुंभ लगन है और शनि लगन पे बैठा है तो शश योग बना देगा वो। हाँ, देखो अफ्लिक्शन का एक नेगेशन का रूल भी है, ठीक है। जैसे थंब रूल की जैसे मैं बात कर रहा था, तो हम नॉर्मली लोग मानते हैं कि यानी नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट लाइक शनि और राहु और मंगल ये कहीं पे भी अफेक्ट कर देते, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, वो जहाँ पे मजबूत होते हैं, जैसे अपनी स्वग्रही राशि, उच्च की राशि
या फिर मूल त्रिकोण, हम्म उनको अफेक्ट नहीं कर सकते। इवन मित्रों की राशि को भी अफेक्ट नहीं करते हैं। हम्म ज्यादातर अगर वो एनिमी साइंस में जाए, तो शनि अगर चंद्र की राशि में जाए, सूर्य की हम्म राशि में जाए, या मोर और लेस मंगल की राशि में जाए, हम्म ठीक है, मंगल की राशि में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन मंगल की मेष राशि में बहुत हैवी रिजल्ट देखने को मिलेगा, तो वहां पे वो ज्यादा अफेक्शन देगा। ठीक हम्म है, तो वैसे अगर हम डिस्क्राइब करें, तो सबसे पहले सूर्य कहाँ कहाँ मजबूत हो सकता है वो हम देखें। सूर्य होगा मेष में मजबूत, सिंह राशि में मजबूत, करेक्ट। कर्क में मजबूत होगा थोड़ा बहुत, और मीन मकर। में भी हल्का सा मजबूत होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मीन नेचुरल 12th हाउस है। मकर राशि में मकर राशि में ब्राइटेस्ट है। मजबूत है, हाँ मकर राशि में मजबूत होगा। भले ही वो शनि की राशि है, शनि से कुछ अफ्लिक्शंस आ सकते हैं, लेकिन तो भी सूर्य कंट्रोल। और सेगिटेरियस में, धनु में बहुत ज्यादा मजबूत, बहुत ज्यादा, हाँ। ठीक है, 159। हाँ 159 में बहुत ज्यादा मजबूत होगा। वैसे हम चंद्र देखें, तो चंद्र मेष में अच्छा रहेगा, टॉरस में अच्छा रहेगा, भले ही वो उसकी एनिमी की साइन है, लेकिन फिर भी वो उसकी उच्च की राशि है, उसका मूल त्रिकोण भी है चंद्र का, तो वो मोर और लेस अच्छा रिजल्ट देगा। एंड पार्ट में मृगशिरा नक्षत्र में चंद्र हो सकता है कि इतना अच्छा रिजल्ट ना दे, वीक रिजल्ट दे। रोहिणी में सबसे अच्छा रिजल्ट देगा, रोहिणी में देगा अच्छा रिजल्ट, क्योंकि स्टार्टिंग में कृतिका नक्षत्र भी आता है, वो तो बिल्कुल ही सही नहीं है चंद्र के लिए। जेमिनाई में चंद्र वीक हो जाता है, बुध की राशि है, उसमें बुध को देखना पड़ेगा। कर्क में बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन कर्क में भी देखा जाए कि अश्लेषा के पार्ट में वो वीक पड़ जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब अमृत और विश्व का कॉम्बिनेशन हो जाता है चंद्र अश्लेषा में अगर चला जाता है। पुष्य भले ही शनि का नक्षत्र है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि नक्षत्र के ग्रह स्वामी नहीं होते। करेक्ट। नेचुरली पुष्य का नेचुरल लॉर्ड जो है वो बृहस्पति है, बृहस्पति देवता। जो देवता है वो, हाँ। वो ग्रह बृहस्पति नहीं, वो बृहस्पति देव हो गए। हाँ, ठीक है, तो वहां पे वो अच्छा मजबूत रिजल्ट देगा। तो वैसे ही देखा जाए तो यानी लियो साइन में, सिंह की राशि में भी अच्छा रिजल्ट देगा। वृश्चिक में वीक पड़ जाता है वो, क्योंकि वो उसकी यानी वीक साइन है। और साथ में अष्टम भाव भी है ना, तो अननोन चीजें, सीक्रेट चीजें चंद्रमा को अच्छी नहीं लगती। लेकिन वो एक्चुअली वीक नहीं पड़ता है चंद्र, वहां पे चंद्र की नेगेटिव क्वालिटीज उभर के आती है, वो अलग ही दिशा में चलने लगता है। हाँ, जैसे अनुराधा नक्षत्र की जो क्वालिटीज है, नेगेटिव क्वालिटीज आता है। चंद्र ये सब हमारे यानी इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, और अनुराधा में अफ्लिक्शन आए तो अंधभक्ति हो जाएगी। हाँ, तो यानी इमोशनली एक स्टैग्नेटिंग एनवायरनमेंट टाइप क्रिएट होता है। करेक्ट। ज्येष्ठा में चंद्र जाएगा, ज्येष्ठ हमारे ईगो को, हमारे पावर डायनामिक्स को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट। तो चंद्र जो हो जाएंगे वो बहुत ईगो सेंट्रिक हो जाएगा, इंसान को घमंडी बना देगा, पावर चाहिए उसको हमेशा। मतलब कई लोग होते हैं ना जी, मेरे पास तो है, आपके पास नहीं, मैं तो हूँ। वो एक एटीट्यूड डेवलप कर देगा कि इंसान हमेशा ये प्रूव करता रहेगा कि वो दूसरों से बड़ा है, कंपैरिजन बढ़ा देगा। तो वैसे ही होता है। तो वैसे हम हर एक ग्रह का दे सकते हैं कि एनिमी हाउस, एनिमी साइन कौन सी है, या फिर अननेचुरल साइंस कौन सी है। खास करके अगर वो नेगेटिव साइंस में रहेगा तो वहां पे वो उसको अफेक्ट करेगा। वहां पे अगर इक्वेशन तब जाके ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, वहां पे और ग्रह भी पहले से बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली शुक्र और चंद्र नेगेटिव कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ साइन में, जैसे आज देखा जाए, आज कर्क राशि में शुक्र और चंद्र दोनों बैठे हुए हैं, लेकिन इसमें चंद्र मजबूत है। शुक्र भी इतना वीक नहीं होता है कर्क राशि में। जल तत्व एक तो है, हाँ जल तत्व है, और दोनों इमोशनल प्लैनेट्स, सेंटिमेंटल वैल्यूज को दिखाते हैं, फेमिनाइन प्लैनेट्स हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो यानी इमोशनली अनस्टेबल टाइप का एक सिचुएशन, एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकता है, लेकिन फिर भी इतना नेगेटिव नहीं है। ठीक है, अफ्लिक्शन थोड़ा बहुत है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अफ्लिक्शन को इस हिसाब से देखा जाए, और जब हम साइन की बात करते हैं कि इस साइन में ये प्लेनेट वीक है, अफ्लिक्टेड है, वो साइन को अफ्लिक्ट करता है, हमको साथ साथ में ये भी देखना चाहिए कौन से नक्षत्र यानी नवांश पद में है। ओके, बिकॉज हर एक नवांश का भी अलग स्वामी रहता है। अगर वो एनिमी साइन और एनिमी नवांश दोनों में है, तो उस जोन को ज्यादा अफेक्ट करेगा, उसके नेगेटिव क्वालिटीज बहुत ज्यादा खींच के निकालेगा।
करेक्ट। ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेटली अफ्लिक्शन के बारे में तो हमें बहुत कुछ पता चलता है, पर एक सवाल मुझे भी पता है दर्शकों के मन में हमेशा आएगा, क्योंकि राहु केतु को हमेशा बुलाते हैं परमानेंट मैलेफिक, कि राहु भाई जिसके साथ बैठ गया उसको एफ्लेक्ट करना ही है। तो इसको आप कैसे हो कि राहु तो को लॉर्ड है, उनकी कोई अपनी एक्चुअल राशि तो है नहीं, कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं शनि के साथ, और केतु वृश्चिक के। तो आपका इसमें क्या मत है कि राहु केतु को कैसे डील किया जाए अगर वो किसी ग्रह के साथ बैठ जाए, या राहु केतु किसी न किसी राशि में तो होंगे, जैसे अभी गोचर में मिथुन राशि में है, तो क्या मिथुन राशि अफ्लिक्टेड हुई? देखो, बात यह है कि ये बहुत सिंपल सी चीज है। इसको देखने का तरीका ये है कि पहले तो हमको उनके डिस्पोजिटर को देखना चाहिए, क्योंकि डिस्पोजिटर एक तरह से वाल्व की तरह काम करता है। करेक्ट। कि अगर डिस्पोजिटर वीक है तो वाल्व बहुत टाइट है, डिस्पोजिटर अगर स्ट्रांग है तो वाल्व लूज हो गया, यानी फ्लो को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पा रहा है। ठीक है, एक डिस्पोजिटर को देखना चाहिए। और दूसरी बात कि हमको एक फंडामेंटल रूल याद रखना चाहिए कि राहु रिप्रेजेंट मटीरियलिस्टिक एनवायरनमेंट, मटीरियलिज्म, एंड केतु रिप्रेजेंट स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक एनवायरनमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, स्पिरिचुअल का मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ या भक्ति भाव, लेकिन जो भी हम चीजें इंटरनलाइज करते हैं, ठीक है, मोह माया से विलीन होके जो चीज करते हैं उसको हम स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, वैराग्य होता है और आसक्ति होती है। राहु आसक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बात यह है कि कुछ साइंस मटेरियलिस्टिक साइंस है, कुछ साइंस में राहु स्ट्रांग होता है, वहां पे राहु स्ट्रांग रिजल्ट देगा। ओके। और उसके अपोजिट में केतु के लिए भी कुछ स्ट्रांग साइंस है, जैसे राहु टॉरस में बहुत स्ट्रांग है, जेमिनी में स्ट्रांग है। ठीक है, उसके बाद वर्गो में स्ट्रांग, बुध की राशि है उसमें स्ट्रांग हो गई ये, और मोर और लेस कैप्रिकॉन में भी स्ट्रांग है। करेक्ट, बिकॉज राहु को शनि की राशि में भी स्ट्रांग होते हैं राहु। हाँ, क्योंकि राहु ऑलमोस्ट सारी अर्थ साइंस में स्ट्रांग है। और वहां पे केतु मीन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मीन में तो वैराग्य का ही हाउस है, भाव है। ठीक है, छोड़ने का। उसके बाद वृश्चिक में स्ट्रांग है, धनु में भी केतु स्ट्रांग होगा बिकॉज स्पिरिचुअलिटी का। हाँ, क्योंकि धनु धर्म का कारक है, धर्म का, और धर्म से स्पिरिचुअलिटी आएगी। हाँ, और केतु धर्म पताका है, धर्म पताका। करेक्ट, ठीक है, दैट इज अ नाइस एनालॉजी। हाँ, राहु लिब्रा में भी स्ट्रांग है, राहु लिब्रा में, हाँ, और केतु एरीज में स्ट्रांग है। करेक्ट, ओके, बिकॉज एरीज हमारी लीडरशिप को डिफाइन करती है और स्पॉन्टेनियस थिंग्स को डिफाइन करती है। केतु कैसा है? केतु इज अ हेडलेस प्लैनेट। ठीक है, उसको जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे, जो कमांड देंगे वो करेगा। किसी सेना में सैनिक को कोई ऑर्डर मिलता है, वो क्वेश्चन नहीं करता है। करेक्ट, वो सिर्फ एग्जीक्यूट करता है। इसलिए वहां पे स्ट्रांग है। राहु वहां पे अफ्लिक्ट हो जाता है क्योंकि वो हर जगह ताक झाक करेगा, क्वेश्चन करेगा, क्यूरियस होगा, वो वहां पे नहीं चलता है। तो राहु एरीज में आपको एक्सप्लोरर बना सकता है, डिस्कवरर बना सकता है, लेकिन लीडर नहीं बना सकता। हाँ, लीडर बना सकता है लेकिन वो फॉलोअर नहीं बनाएगा। केतु इज मोर लाइक अ फॉलोअर। करेक्ट। केतु तो बोलते हैं धूम केतु, जैसे केतु का मतलब ही होता है पूंछ, टेल। केतु जैसे धूम केतु बोलते हैं ना। क्योंकि और राहु सर है तो वो दिखता सबसे पहले है। हाँ, राहु सबसे पहले दिखता है। ठीक है, वो चीज रहेगी। तो अफ्लिक्शन अगर आती भी है, सपोज हमारे दर्शक देख रहे होंगे इस वक्त अपनी कुंडली, तो हो सकता है उनकी कुंडली में राहु चंद्र हो, राहु सूर्य हो, या शनि सूर्य हो, शनि चंद्र हो, उन्हें आइडिया लग गया होगा कि अफ्लिक्टेड कुछ प्लैनेट हैं या नहीं। मैं नहीं बोलूंगा कि आप इस वक्त एनालिसिस करें अपनी कुंडली का, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इसमें एडेड हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई अफ्लिक्शन है, तो बेसिक अफ्लिक्शन के क्या उपाय कर सकते हैं? मतलब एक जेनरिक ऑब्वियसली बात, उपाय तो हमेशा कुंडली देख के करने चाहिए, पर अगर हम आम दर्शकों को बोले तो मेरे हिसाब से अफ्लिक्शन के लिए, देखिए, ये जो भी हुआ है आपके कर्मों से हुआ है, ये आपके कार्मिक मैप है, ये आपकी कर्म कुंडली है। कुंडली का पूरा नाम बोलूंगा मैं, कर्म कुंडली। तो कर्म खराब हुए हैं उस ग्रह से, तो बेसिक रेमेडी यही होती है कि आप जो ग्रह एफ्लिक्टेड है उस ग्रह से जुड़े कर्म करना शुरू कर दें। दान करे उस ग्रह का मंत्र जाप करे। वेद, आपके पास और कोई उपाय है सरल हमारे दर्शकों के लिए?
प्लेनेट और साइन के हिसाब से हम रेमेडीज तो दे सकते हैं, ठीक है। नहीं, उसके अलावा हमको एक चीज बहुत ज्यादा यानी सुनने में मिलती है आजकल कि नक्षत्र के उपाय करते हैं, नक्षत्र अफ्लिक्ट हो गया उसके उपाय करते हैं। तो अगर कोई नक्षत्र मान लो अफ्लिक्ट हो चुका है तो उस नक्षत्र के उपाय करेंगे। करेक्ट। तो हम ग्रह देखेंगे। हाँ, नक्षत्र के रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग टाइप के उपाय हो सकते हैं। नक्षत्र के खुद के बीज मंत्र होते हैं, खुद के देवी देवता होते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, ठीक है। उनके कुछ फल फ्रूट वृक्ष होते हैं, वो वाली चीजें कर सकते हैं। और जिन दर्शकों को ये है कि वो पूजा पाठ, कुछ लोग होते हैं जो पूजा पाठ पे यकीन नहीं करते, हाँ, तब मैं यकीन तब दान करें। हाँ, दान करें। और तभी बोलो कि नक्षत्र के हिसाब से तो फूल और फल भी होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनका कुछ उनके लिए, चलिए उसके लिए तो आपको ज्योतिषी को कांटेक्ट करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट रेमेडी क्या होगी। पर अदरवाइज अगर आप नहीं कांटेक्ट कर पा रहे हैं और आपके लग रहा है कि आप उस स्थिति में नहीं है कि बात कर पाए आप किसी ज्योतिषी से, और आपकी कुंडली में आपको दिख रहा है कि, और आपको रिलेट भी कर पा रहे, जैसे सूर्य है तो आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, चंद्र है तो आपको एंग्जाइटी हो रही है, तो कुछ नहीं करना होता। उस ग्रह के हिसाब का जो बेसिक जो मंत्र है या देवी देवता हैं उन्हें आप जाप कर लें। अगर सूर्य है तो भगवान महाविष्णु का जाप कर लें, चंद्र है तो कृष्ण का जाप कर लें, अगर मंगल है तो हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ लें, और अगर आपका बृहस्पति खराब है तो बस अपने गुरु का ध्यान करें या भगवान शिव का ध्यान करें। शनि है तो शनि देव की उपासना करें। राहु और केतु है तो राहु केतु के केस में क्या होगा, वो जिस राशि में बैठे हैं या जिस ग्रह के साथ उसकी उपासना करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर उसके लिए डायरेक्ट आपको। और एक बात मैं आपको जरूर बोलूंगा कि एफ्लिक्टेड ग्रह का जेमस्टोन ना पहने। जेमस्टोन तो खैर पहनना भी इतनी आसानी से नहीं चाहिए। जेमस्टोन पहनने में बहुत ज्यादा चीजें देखनी पड़ती है, बहुत, ठीक है, ठीक है। रेकमेंड करने से भी पहले यानी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, और वो इतना आसान नहीं होता है, आसान नहीं होता, ठीक है। तो सिर्फ यानी 5th लॉर्ड या 9th लॉर्ड कौन सा है वो देख के सिर्फ नहीं पहना जा सकता। नहीं, अगर आपका बहुत ही कारक ग्रह है, वो एफ्लिक्टेड है, उसका अगर आपने जेमस्टोन पहन लिया तो याद रखिए एफ्लिक्शन उसके अवगुणों को बढ़ाता है, क्योंकि जेमस्टोन्स बहुत शार्प रिजल्ट देता है, exactly. और इंटेंस रिजल्ट देता है, तो उसके अवगुणों का भी शार्प और इंटेंस रिजल्ट देगा। तो बहुत सोच समझ के उपाय करें। बेसिक उपायों में आप दान और पूजा पे ज्यादा फोकस करें। बाकी तो आप किसी ज्योतिषी से बात कर सकते हैं। वेद से अगर आपको बात करनी है, मुझसे बात करनी है, दोनों में से किसी से कंसल्टेशन लेना है तो नीचे कंसल्टेशन की ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, और सोशल मीडिया पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जरूर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वेद का चैनल का लिंक भी नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद पुनीत। तो और वेद, मिलते हैं अगले वीडियो में, इस बारे में और चर्चा करेंगे। सोचते हैं, कुछ प्लान करते हैं, हमारे बीच की बहुत प्लानिंग चलती है, तो कुछ लाते हैं आपके लिए नया यूनिक ज्योतिष की दुनिया से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद वेद आने का, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी को इसी के साथ अंत करता हूँ इस वीडियो को। मैं आपका होस्ट पुनीत, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।